छत्र, ज्ञ और श्रा, ये जो अक्षर हैं जिन शब्दों में इस्तेमाल होते हैं वो शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। हम लोग हर नियम के कम से कम 50 से लेकर 100 शब्दों को डिस्कस करेंगे। अगर किसी शब्द में षटकोण वाले शा का इस्तेमाल हुआ है तो वो जो शब्द होगा तत्सम शब्द होगा। अगर अंतिम में रा का इस्तेमाल हुआ है तो वो हमेशा तत्सम होगा। तो ये इसका एक अपवाद है इस नियम का, जहां पर रा की मात्रा लगे होने के बावजूद भी ये जो शब्द है ये तत्सम नहीं है। और जब या से शुरू होने वाले तत्सम शब्द तद्भव में बदलते हैं तो या का परिवर्तन जा में हो जाता है। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। समीक्षाधिकारी हिंदी की सीरीज में हम लोग वाक्य शुद्धि, विशेष विशेषण और पर्यायवाची कवर कर चुके हैं। वैसे पर्यायवाची का एक वीडियो में अभी आपको और दूंगा, जिसके बाद ही पर्यायवाची का शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूटेगा। और इन सब टॉपिक के बाद हम लोग आज शुरू करेंगे तत्सम और तद्भव। भारत का इतिहास और जो उसकी संस्कृति है वो बहुत मिश्रित और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस पर कई विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, जिनमें से कुछ लूटपाट करके लौट गए तो कुछ यहीं बस गए। ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ अपने रिवाज, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा भी लेकर आए, और इन सब से मिलकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ। भारत के लोगों की तरह हिंदी ने भी इन सभी की भाषा को अपनाया और तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली जैसी भाषाओं के शब्दों को खुद में समाहित कर लिया। आज की जो हिंदी भाषा है वो इसीलिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का मिलाजुला रूप है। लेकिन क्योंकि आज का वीडियो तत्सम और तद्भव पर आधारित है तो हम आज केवल तत्सम और तद्भव शब्दों की ही बात करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्दों को तैयार करने के लिए हम उन्हें रटना शुरू कर देते हैं। अब ये शब्द रटने को तो रटे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग काम है। अक्सर हम इसी कंफ्यूजन के भंवर में उलझकर एग्जाम में गलती कर देते हैं और निगेटिव मार्किंग के इस दौर में अपना डबल नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ कुछ नियम हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो हम तत्सम शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तत्सम तो हम पहचान लेंगे, पर तद्भव कैसे पहचानेंगे? तो मेरा जवाब ये है कि केवल तत्सम पहचानना आ जाने से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं उनमें आपको 4 ऑप्शन देकर या तो वो ये पूछेगा कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है या तद्भव शब्द कौन सा है। तो तत्सम कौन है ये तो आपको पहचानना आ गया, तो आप पहले का जवाब तो दे ही देंगे। और दूसरे में भी जो तत्सम शब्द नहीं होगा वही शब्द तो तद्भव होगा। तो अगर यहाँ पर भी आप तत्सम शब्द पहचान लेते हैं तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि इनमें से कौन से तत्सम है और कौन सा एक शब्द है वो तद्भव है। तो आप यहाँ पर भी सही उत्तर देंगे। और दूसरी वैरायटी में आपको एक जोड़ा दे दिया जाएगा जिसमें आपको तत्सम या तद्भव पहचानना होगा। ये भी आप आसानी से कर लेंगे अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो। इसके अलावा अगली वैरायटी में आपसे किसी शब्द का तत्सम या तद्भव पूछ लेगा तो उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम केवल नियम ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन नियमों से संबंधित ढेर सारे शब्दों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपके 1000 से ऊपर के लगभग शब्द भी तैयार हो जाएंगे। तो साथ बने रहिए। अगर ध्यान से सब कुछ समझ लेंगे तो मेरा वादा है कि आप इस टॉपिक से एक भी सवाल ना तो गलत करेंगे और ना ही छोड़ेंगे। बात करते हैं टॉपिक की। जो हिंदी भाषा है उसकी शुरुआत लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। इसकी जो मूल भाषा है, जननी है, वो संस्कृत है। अब वो शब्द जो मूल भाषा संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के एज इट इज हिंदी में आ गए वो तो तत्सम कहलाए, जैसे ब्राह्मण, सूर्य, रवि, कर्म और ऐसे ही ढेर सारे शब्द। वहीं वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी तक की इस यात्रा में बदल गए और आज बदले हुए रूप में प्रयोग हो रहे हैं वो तद्भव कहलाए। जैसे ग्राम का गांव हो गया, दुग्ध का दूध हो गया और ओष्ठ का ऊंट हो गया। ये बदलाव आया कैसे? तो संस्कृत जो है वो हिंदी की मूल भाषा जरूर है, लेकिन संस्कृत से हिंदी में आना अचानक से नहीं हुआ, ये लंबे समय में हुआ और इस बीच कई दूसरी भाषाएं भी आईं और गईं। संस्कृत भाषा का प्रयोग वैसे तो वैदिक काल में होता था, और ये जो संस्कृत थी ये भी 2 प्रकार की थी, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के समय जो संस्कृत प्रचलित थी वो वैदिक संस्कृत थी, जिसमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वहीं इसके बाद 1000 बीसी से लगभग 500 बीसी से 600 बीसी के समय के दौरान लौकिक संस्कृत अस्तित्व में आई, जिसमें महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत आदि लिखे गए। इसके बाद कई दूसरी भाषाएं और बोलियां जैसे बौद्ध काल में पाली, प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश भी अस्तित्व में आई। तो 1500 बीसी की संस्कृत से 10वीं सदी की हिंदी तक पहुंचने के इस 2500 साल यानी कि 2500 साल के सफर में संस्कृत के कई शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे, और इस सफर में उन शब्दों में से किसी में थोड़ी तो किसी में बहुत ज्यादा विकृति आ गई।
ये शब्द जो विकृत होकर बदलकर संस्कृत से हिंदी में आए, यही तद्भव शब्द कहलाए। अब इन शब्दों की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो तत्सम जो शब्द है वो बना हुआ है तत् धन सम से, जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी कि तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। यहाँ तत्सम से आशय संस्कृत के उन शब्दों से है जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, बिना किसी बदलाव के वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव अगर देखा जाए तो तद्भव बना हुआ है तत् धन भव से, यानी कि तत् का मतलब होता है उसके या उससे, और भव का मतलब होता है जन्मा हुआ या उत्पन्न हुआ, यानी कि उससे उत्पन्न, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं, और ये शब्द जो है वो संस्कृत से सीधे हिंदी में ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं, जिस वजह से उनके मूल शब्द में कुछ विचलन या विकृति आ गई है। वो शब्द कैसे शब्द हैं? वो शब्द तद्भव शब्द कहलाए, जैसे अंगूठा, अहीर, हथनी, रस्सी, पलंग और ऐसे ही दूसरे शब्द। अब बात कर लेते हैं नियमों की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हर तत्सम शब्द का तद्भव नहीं होता। कुछ तत्सम शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई भी तद्भव नहीं है। तो हम लोग पहला नियम देखते हैं। पहला नियम हमारे पास है, वे शब्द जिनमें आधे व्यंजनों का प्रयोग होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। आधे व्यंजन का मतलब क्या है? आधा ला, आधा या, आधा का, आधा सा, एक्सेट्रा। तो जैसे हमारे पास आधे जो व्यंजन उनसे बने हुए कुछ शब्दों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी एग्जाम्पल जो है हम लोग जब इंडिविजुअल नियमों को पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग हर नियम के कम से कम 50 से लेकर 100 शब्दों को डिस्कस करेंगे। इससे आपको नियम भी क्लियर हो जाएगा, नियम का एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा, नियम कहाँ लगता है, उसके क्या अपवाद हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, और शब्दों की प्रैक्टिस जो होगी वो तो होगी ही होगी। तो अमूल्य हो गया, उज्जवल हो गया, पुस्तक, स्नेह, उल्लास, इन सभी शब्दों में आधे व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। इसमें आधे ला का प्रयोग हुआ है, आधे जा का प्रयोग हुआ है, आधे सा का और उल्लास का प्रयोग हुआ है। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हल्दी। हल्दी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो होता है हरिद्रा। तो यहाँ पर हल्दी एक तद्भव शब्द है, फिर भी इसमें आधे व्यंजन का यानी आधे ला का इस्तेमाल हुआ है। तो ये नियम जो है ये 100% केसेस में तो सही नहीं होता है, इसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन 90 to 95% केसेस में ये नियम आपका सही हो जाएगा। अगर हम इसके क्या अपवाद हैं वो समझ लेते हैं तो हम इस नियम को 100% एक्यूरेसी से इस्तेमाल कर सकेंगे और पता कर सकेंगे कि दिया हुआ जो शब्द है जिसमें आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ है वो तत्सम है या नहीं है। अपवाद क्या होते हैं और इस नियम से संबंधित जो शब्द है उसको हम लोग आज के ही आगे के वीडियो में भी देखते हैं कुछ देर में। अगला जो हमारे पास जो नियम है वो है संयुक्त अक्षरों। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर है छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये जो अक्षर हैं जिन शब्दों में इस्तेमाल होते हैं वो शब्द जो है वो तत्सम शब्द होते हैं, जैसे अक्षर, श्रृंगार, श्वश्रु, तीक्ष्ण, यत्र एक्सेट्रा। तो छा जो शब्द है वो तत्सम में इस्तेमाल होता है, और जब ये तद्भव में आता है तो ये छा या छा या खा में बदल जाता है। हम लोग अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे कि क्या बदलाव आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो संयुक्त अक्षर है छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये शब्द अगर ये अक्षर जो किसी शब्द में इस्तेमाल हुए हैं तो वो शब्द तत्सम शब्द होगा। जैसे अक्षर श्रृंगार, श्रृंगार का जो तद्भव होता है वो होता है सिंगार। अक्षर का जो होता है वो होता है अक्षर। श्वश्रु का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है सास। तीक्ष्ण का होता है तीखा और यत्र का होता है जहां। इसके बाद जो अगला हमारा नियम है वो ये है कि जिन शब्दों में रा ऋषि का प्रयोग होता है वो सदैव तत्सम शब्द होते हैं। रा ऋषि का अगर एडजेक्टिव अक्षर का प्रयोग हो गया है तो वो तत्सम होगा ही होगा, और अगर इसकी जो मात्रा है जो नीचे इस्तेमाल होती है उसका प्रयोग हुआ है तो भी वो तत्सम शब्द होगा। जैसे ऋषि, ग्रह, इसको हम पढ़ते ग्रह हैं लेकिन ये बेसिकली होता गृह है क्योंकि इसमें रा ऋषि का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे मात्र, घृत और सृष्टि ये वो शब्द हैं जिनमें रा ऋषि या उसकी मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कैसे शब्द होंगे? ये हमेशा तत्सम शब्द होंगे। अगला जो नियम है वो है हमारे पास षटकोण वाले शा से संबंधित। अगर किसी शब्द में षटकोण वाले शा का इस्तेमाल हुआ है, पूरे शा का या आधे शा का इस्तेमाल हुआ है, तो वो जो शब्द होगा वो शब्द भी हमारा तत्सम शब्द होगा। जैसे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास शुष्क है,
शिष्य है, उष्ट्र है, काष्ठ है, चतुष्पद है और चतुष्पथ है। इन सभी शब्दों में आधे श का इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि इसमें श का इस्तेमाल हुआ इसलिए सभी शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग आगे प्रैक्टिस में देखेंगे। शुष्क का जो तद्भव होता है वो होता है सूखा, शिष्य का, उष्ट का जो होता है वो है ऊंट, काष्ठ का तद्भव होता है काठ, चतुष्पद का जो तद्भव होता है वो होता है चौपाया। ऐसे ही चतुष्पद का जो तद्भव होता है वो होता है चौराहा। पथ मतलब राह, पद मतलब पैर, तो चतुष्पद का चौपाया हो गया, चतुष्पद का चौराहा हो गया। उम्मीद है कि आप इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर कभी एग्जाम में आता है। ऐसे ही एक शब्द है ओष्ठ, और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, ऊंट होता है। तो शा शब्द का प्रयोग चाहे पूरा हो या आधा हो, वो जिस भी शब्द में इस अक्षर का प्रयोग होगा वो हमेशा कैसा होगा, तत्सम होगा। ऐसे ही अगर किसी शब्द के अंतिम वर्ण में रा का इस्तेमाल हुआ है, या रा अगर बीच में भी आया है तो वो कैसा होगा, वो तत्सम होगा। अगर अंतिम में रा का इस्तेमाल हुआ है तो वो हमेशा तत्सम होगा, लेकिन अगर बीच में रा आया है तो भी वो 95% केसेस में तत्सम शब्द होता है। जैसे रोपण, ब्राह्मण, लवण, वणिक और लक्ष्मण। अगला नियम हमारा है वो है जिन शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है वे सामान्यतः तत्सम होते हैं। 90% केसेस में रा की मात्रा का अगर प्रयोग हुआ है तो वो आपको तत्सम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर हम लोग देखें रा की मात्रा कैसे, तो नीचे अगर इस्तेमाल हो रही है या अगर ऊपर इस्तेमाल हो रही है, उड़ंतु रा लगा हुआ है तो भी वो तत्सम होगा। जैसे भद्र, क्रम, चंद्रमा, आश्चर्य। इसका अगर हम लोग अपवाद देखें तो इसका अपवाद है मिर्च। मिर्च एक तत्सम नहीं बल्कि कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है मरीच। ठीक है, तो ये इसका एक अपवाद है इस नियम का, जहां पर र की मात्रा लगे होने के बावजूद भी ये जो शब्द है ये तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। अगला नियम है जिन शब्दों की शुरुआत में या होता है वे शब्द सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं। जब या से शुरू होने वाले शब्दों का तद्भव में बदलाव होता है तो जो या है वो बदल जाता है किसमें, जा में बदल जाता है। जैसे यमुना, यमुना का तद्भव हो जाता है, या बदल जाएगा जा में, हो जाएगा जमुना। यव बदल जाएगा जा में, तो या तो हो जाएगा वो जव, या हो जाएगा वो जव। ऐसे यूथ जो है जब वो तद्भव बदलेगा तो यूथ का हो जाता है जत्था या जूथ। और ऐसे योद्धा जो है जब वो तद्भव बदलता है तो उसका हो जाता है जोधा। ठीक है, तो या जिस भी शब्द में इस्तेमाल हुआ है वो सामान्यतः तत्सम होता है, और जब या से शुरू होने वाले तत्सम शब्द तद्भव में बदलते हैं तो या का परिवर्तन जा में हो जाता है। अगला जो नियम हमारे पास है वो ये है कि यदि किसी शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वो हमेशा तत्सम होगा। जैसे श्रीमन, वरन, एवं। तो हलंत पहचान लीजिए, अगर आपको जो शब्द दिया है उसमें हलंत लगा है तो वो हलंत वाला शब्द डेफिनेटली क्या होगा, वो तत्सम होगा। अगला जो नियम है वो ये है कि जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम होते हैं। विसर्ग बेसिकली संस्कृत जो भाषा है उस संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाली एक मात्रा है। क्योंकि मात्रा संस्कृत की लगी हुई है इसलिए शब्द भी कैसा होगा, संस्कृत ओरिजिन का होगा, संस्कृत ही होगा, इसलिए वो शब्द कैसा होगा, तत्सम। तो विसर्ग अगर लगा हुआ है तो बिना कुछ सोचे समझे आपको लगा देना है कि वो शब्द कैसा है, वो शब्द तत्सम शब्द है। जैसे सामान्यतः, दुख, ततः, अतः, प्रातः, प्रातः काल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, विसर्ग लगा हुआ शब्द अगर आपके सामने आता है तो वो डेफिनेटली 100% क्या होगा, 100% वो तत्सम शब्द होगा। ऐसे ही विसर्ग संधि से अगर कोई शब्द बना है तो विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द भी तत्सम शब्द होता है। विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द भी तत्सम शब्द होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो तेजोमय, तेजोमय विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है, और इसका जो अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो होता है तेजः धन मय। तो ये एक तत्सम शब्द है। ऐसे ही सरोज जो शब्द है वो अगर देखें तो उसका संधि विच्छेद होगा सरह धन जा। तो ये भी विसर्ग संधि से बना हुआ शब्द है, तो सरोज भी एक तत्सम शब्द हो गया। यशोगान की बात करें तो ये बना हुआ यशः धन गान से, ये भी विसर्ग संधि है, और ये शब्द भी कैसा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना है विसर्ग जिनमें इस्तेमाल हुआ है वो तो तत्सम होंगे ही होंगे, और वो सभी शब्द जो विसर्ग संधि से बने हुए हैं वो सभी शब्द भी तत्सम होंगे।
अब विसर्ग संधि से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं, तो उसको जब हम लोग इस नियम की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर मैं आपको वो सभी शब्द बता दूंगा जो विसर्ग से बने हुए हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो हमारा जो शब्द नियम है वो ये है कि संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कुल 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। तो संस्कृत के उन 22 उपसर्गों से बना हुआ जो भी शब्द होगा वो शब्द हमेशा तत्सम होगा, क्योंकि उपसर्ग अगर संस्कृत का लगा है तो वो शब्द भी कैसा होगा, संस्कृत का होगा, अर्थात वो कैसा होगा, तत्सम होगा। ये 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले मुख्य शब्द कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे जब इस नियम के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यादेश, इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ जो संस्कृत का उपदेश है। ऐसे ही प्रतिदिन, ये भी संस्कृत का प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द कैसे होंगे, ये तत्सम शब्द होंगे। और ऐसे ही संस्कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं, इनके भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है गत्वा, त्वा प्रत्यय लगा है। शोचनीय प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो ये भी कैसा है, ये भी तत्सम शब्द होगा। तो संस्कृत का उपसर्ग लगा हो या संस्कृत का प्रत्यय लगा हो, उनसे बने शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे कि उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। इनसे लगे हुए जितने भी शब्द होंगे उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये आपको चिंता करने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद जो अगला नियम हमारे पास है वो यह है कि जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है वे शब्द सामान्यतः तत्सम होते हैं। अनुस्वार का मतलब हो गया ऊपर जो बिंदी रखी होती है, तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होने वाले शब्द सामान्यतः तत्सम होते हैं। ये नियम 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 90% केसेस में यह नियम आपका काम करता है। तो जैसे अंश, संसार, संस्कार और अंगुली, इन सभी में देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये सभी शब्द कैसे हैं, ये सभी शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। और इसके अलावा अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है तो चंद्र बिंदु का जिन शब्दों में प्रयोग होता है वे शब्द कैसे होते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अंगूठा, ऊंचा, डांड, बांझ एक्सेट्रा, सब में देखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किए वाले शब्द हमेशा कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। ऐसे ही अगला जो हमारे पास नियम है वो ये है कि तत्सम शब्दों में सामान्यतः वा, श्र, शा और शा का प्रयोग होता है। ये शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों में बहुत इस्तेमाल होते हैं, और जब इनका तद्भव बनता है तो वा का हो जाता है बा, शा और शा का हो जाता है स। तो अगर वा, श्र, शा और शा होगा तो सामान्यतः वो कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। इसके अलावा अगर देखें तत्सम शब्द में, हम लोगों ने भी कुछ देर पहले देखा तच्छा एक संयुक्त अक्षर है, और संस्कृत तत्सम शब्द में अगर कोई शब्द छ है, अक्षर छ है, तो जब वो तद्भव में कन्वर्ट होगा तो छ का खा में या छा में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर या है तो या का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम हम लोग अभी देख के आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये नियम क्लियर हो रहे होंगे, इनको नोट कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। परेशान होने की बिल्कुल इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इनकी बहुत गहन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा शब्द ना छूटे जो नियमों से संबंधित हो और जो एग्जाम में आपका छूट जाए या गलत करके आ जाए। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी केवल ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को मुझसे पूछें, टेलीग्राम लिंक में पूछ सकते हैं आप, या आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वधु का क्या हो जाता है, बहु हो जाता है। वर्णिक का बनिया हो जाता है। पौष में शा का सा हो गया, पूस हो गया। श्रेष्ठ में ये श्रा का कन्वर्ट हो गया से, सा में, तो श्रेष्ठ का हो गया सेठ। अक्षर का हो गया अक्षर, अक्षोभ का हो गया अक्षोह। ऐसे ही वो शब्द जो संधि के द्वारा बने होते हैं वे सामान्यतः तत्सम होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आता है अभ्यंतर, जो संधि से बना हुआ है अभिधनहंतर से, तो ये हमारा तत्सम शब्द होगा। पर्यावरण अगर देखें तो परिधन आवरण से बना हुआ है, ये भी संधि द्वारा निर्मित शब्द है। ये शब्द कैसा होगा, ये भी तत्सम शब्द होगा। तो संधियों के द्वारा बनने वाले शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। और ऐसे ही वे शब्द जो समास के द्वारा निर्मित हैं,
और जिनमें समास क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ हो जाता है और उससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको हम समास बोलते हैं। तो समास वाले शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का होता है वे शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे। जैसे राजपुत्र, राजधर्म आदि, ये शब्द कैसे होंगे हमारे, ये शब्द हमेशा हमारे तत्सम शब्द होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था कि जो श्रा है, जिन शब्दों में श्रा का इस्तेमाल होता है वे शब्द कैसे होते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, शाप और श्राप, ये इसका अपवाद है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नियम के मुताबिक श्राप को तत्सम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो शाप है, ये शाप एक तत्सम शब्द है और जो श्राप है ये एक तद्भव शब्द है। तो वैसे तो श्रा यानी कि इस अक्षर से बने हुए शब्द या जिन शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है वे तत्सम होते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है, शाप और श्राप, जिसमें जो श्राप है वो तद्भव है और जो शाप है वो तत्सम है। तो इन अपवादों को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम कंफ्यूज होकर उसका गलत उत्तर दे देते हैं या फिर छोड़ के चले आते हैं, और दोनों ही केसेस में हमारे जो अंक हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, उनका नुकसान होता है और रिजल्ट हमारा खराब हो सकता है ऐसे में। तो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग हर नियम से संबंधित जो शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आज नियम जो पहला हम लोगों ने पढ़ा कि वे शब्द जिनमें आधे व्यंजन का प्रयोग होता है, तत्सम शब्द होते हैं, उनसे संबंधित कुछ शब्दों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर तत्भव और तत्सम दोनों शब्द दिए हुए हैं। अनूठा एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम हो जाता है वो अनुत्त है, जिसमें आधे ता का प्रयोग हुआ है। अमोल, अमोल का तत्सम हो गया अमूल्य, आधा ला, क्योंकि हम कौन से तत्सम शब्द पढ़ रहे हैं जिनमें आधे व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अपाहिज का हो जाएगा अपादहस्त, अट्टारी का हो जाएगा अट्टालिका, अभागा का हो जाएगा अभाग्य, अमावस का हो जाएगा अमावस्या, आधे सा का प्रयोग हुआ है। अलग का अलग्न होगा, जहां पर आधे गा का प्रयोग हुआ है। ऐसे अकथ का हो जाएगा अकथ्य, आधा था। अगम का हो जाएगा अगम्य, अनेह का हो जाएगा अस्नेह। अवध का जो होता है तत्सम होता है अयोध्या। आप का तत्सम होता है आत्म और आढ़त का तत्सम होता है आढ़्यत्व। अलता का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अलक्तक। उगना का होता है उदगा, जिसमें आधे दा का प्रयोग हुआ है। उदगत होता है, आधे दा का प्रयोग हुआ है। उगलना का उदगलन होता है, ये आधे दा का प्रयोग इसमें भी हुआ है। ऐसे ही उघाड़ना का होता है उद्घाटन, इसको अगर देखें तो आधे दा का प्रयोग हुआ है उद्घाटन में। आलस का आलस्य होगा, आग का अग्नि होगा, उसास का उच्छ्वास होगा, उड़ान का उड्डयन होगा, इमली का अम्लिका, उचाह का उत्साह। ऐसे ही उजला का जो तत्सम होता है वो उज्जवल होता है। वाक्य शुद्धि में भी ध्यान रखिए, अक्सर आपको ये वाक्य शुद्धि में डाल देता है, उज्जवल नहीं होता है, उज्जवल नहीं होता है, बल्कि उज्ज्वल होता है। दोनों जहाँ आधे आधे हैं। इसमें उलाहना का होता है उपालंब। उठान का तत्सम आपका हो जाएगा उत्थान, आधेता का प्रयोग हुआ है। उखल का उदखल हो जाएगा। ओस का अवश्याय, आदेशा का प्रयोग हुआ है। ओझा का होता है उपाध्याय। औटाना का उत्तापन, आधेता का प्रयोग हुआ है। कंधा का स्कंध हो गया। तो अगर कंधा और स्कंध में आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं आधे व्यंजन वाला शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। कछुआ का कच्छप, कैथा का कपित्थ। आगे जो शब्द है हमारे पास तद्भव तत्सम है, उसमें काजल का कज्जल हो जाएगा। कटार का कट्टार, आधा टा इस्तेमाल हुआ है। काढ़ा का क्वार। करेला, करेला का जो तत्सम होता है वो कारुवेल होता है, आधा ला इस्तेमाल हुआ है। कलेश का हो जाता है क्लेश, आधा का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही कलेवा का कल्य, कुदाल का कुदाल, कुबड़ा का कुब्ज, खिड़की का खटक्की का, गाल का हो जाता है गल। ये वो वही शब्द हैं जिनमें आधे व्यंजन का इस्तेमाल हुआ है। गडरिया का गड्डलिका हो जाता है। गोसाई का गोस्वामी, घाट का घट, चित्त का हो जाता है चित्त। चार का जो तत्सम होता है वो होता है चत्वार, आधाता इस्तेमाल हुआ है। जीव का जिव्या इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही जुगति का हो जाता है युक्ति। जिस जो है वो यस्य का तद्भव है। जोड़ा जो है वो युक्त का तद्भव है और ज्योति जो है वो ज्योति का तद्भव है। यहाँ पर एक चीज और आपने देखी कि यहाँ पर तत्सम और तद्भव में ये जो जिस और जोड़ा और जो जुगति है, इनमें आधा जो व्यंजन वो भी इस्तेमाल हुआ है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो युक्ति यस्य और यु युक्त है, इसमें या का किस में कन्वर्जन हो गया, जा में कन्वर्जन हो गया। हम लोगों ने दूसरा नियम भी एक देखा था कि तत्सम शब्दों में सामान्यतः जब या का इस्तेमाल होता है तो तद्भव में वो जा में बदल जाते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है जनवास। जनवास का होता है जननिवास। जनवास का जहां पर बारात के बाराती ठहरते हैं वो जनवास जनवास कहलाता है।
और इसका तत्सम हो जाता है जन्यवास, आधा ना इस्तेमाल हुआ है, जाड़ा का जाड्य, आधा डा इस्तेमाल हुआ है, जन्म का जन्म, जलन का ज्वलन, टिटिहिरी का टिट्टिभी, ठाकुर का ठक्कुर, आधा का ढकना का ढक्कन हो जाता है, तपसी का तपस्वी, थोड़ा का होता है स्तोक, तीता का होता है तिक्त, आधा का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही तपना का तप्त, थाली का स्थाली, दूध का दुग्ध, ध्वनि का ध्वनि, धान का धान्य, नीम का होता है निम्ब, नेह का स्नेह, नस का नस्या या स्नायु, नाथ का होता है नस्ता, नंगा का होता है नग्न। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस लिख लिख के करें। नियम तो अपनी तरफ है ही, नियम तो जो है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर आप इसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तत्सम तद्भव में तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो शब्द शुद्धि और अशुद्धि वाला होता है उसमें भी आपका बहुत फायदा होगा। और ये चीज आपको जब हम लोग विलोम पढ़ेंगे तो विलोम में भी ये बहुत फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि विलोम शब्द में भी तत्सम शब्द अगर कोई है तो उसका जो विलोम होगा वो भी तत्सम होगा, और अगर कोई तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द का विलोम भी तद्भव शब्द में होगा। ऐसे ही नीचा या नीच का जो तत्सम होता है वो होता है नीच, नहान का होता है स्नान, निश्चल का होता है निश्चल, आधा शा इस्तेमाल हुआ है, पंगत का पंक्ति, पकवान का पकवान होता है, पीछे का पश्चात, पोथी का पुस्तक, पीपल का पिप्पल होता है, आधा पा इस्तेमाल हुआ है, पहचानने की जरूरत है बस। पूंछ का पुच्छ होता है, पीतल का पित्तल होता है, पक्का का पक्व, फिटकरी का स्फटिक, फोड़ना का होता है स्फोटन, फूटना का स्फोट, फेफड़ा का फुफ्फुस, फूल का फुल, फुलवाड़ी का फुलवाटिका, बछड़ा का वत्स, बखान का व्याख्यान और बिछड़ना का विच्छेद। तो ये शब्द हैं जहां पर आधा व्यंजन इस्तेमाल हो रहा है। और ध्यान रखिए हम लोग यहाँ पर नियमों के साथ साथ इतने शब्द भी तैयार कर लेंगे कि हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम का कोई भी शब्द इनके बाहर का शायद ही कोई आए। बीतना का व्यतीत, बेल का बिल्व, बहलिया का व्याध होता है, बहुलना का व्यागुट होता है, बल्लभ का वल्लभ होता है। वल्लभ शब्द के बारे में पर्यायवाची भी हम लोगों ने देखा था, किसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रिय। भाला का भल, भालू का भल्लुक, भीतर का होता है अभ्यंतर, भीतर का तत्सम अभ्यंतर होता है, लेकिन अगर विलोम में देखें तो अभ्यंतर का जो विलोम होगा वो होगा वाह, और भीतर का जो विलोम होगा वो होगा क्या, बाहर। यानी कि तत्सम शब्द का विलोम भी तत्सम में और तद्भव शब्द का विलोम भी तद्भव में ही होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मुखिया का हो गया मुख्य, मंजन का हो गया मज्जन, आधा जा इस्तेमाल हुआ है। मूंग का होता है मुदक, ये मुंह और आधा दा और गा इस्तेमाल हुआ है। मोती का होता है मौक्तिक, मुक्ता भी होता है मौक्तिक भी होता है। मोल का मूल्य होता है, युगल का युग्म होता है, रीता का रिक्त होता है, रूप का रूप होता है, रहट का अर्घट, लाज का लज्जा, लिपटना का लिप्त और विथा का व्यथा होता है। ये सभी आधे व्यंजन वाले शब्द हैं। ऐसे ही सकना का शक्यते, सच का सत्य, सगा का होता है स्वकीय या स्वक, सजाना का सज्जापन, सत सही, सत सही, सही का मतलब 100 और सत का मतलब 7, इसका हो गया सप्त शती। सात का सप्त, सपना का स्वप्न, साचा का सचक होता है, साई का होता है स्वामी, सांवला का होता है तत्सम श्यामल। सितार 7 तार होते हैं और इसलिए बना सप्त तार। ऐसे ही सांझ का होता है संध्या, सुहाग का होता है सौभाग्य, सौत का होता है सपत्नी, सबत का शब्द, हंसी का हास्य, हड़ताल का हट्टताल, हंसी में देखिए चंद्रबिंदु भी लगा इसीलिए तद्भव हो गया। हड़ताल का हट्टताल, हथनी का हस्तनी होता है, हाथ का हस्त और हाट का होता है हट। तो ये लगभग हम लोगों ने केवल एक नियम से 150 के आसपास है तत्सम तद्भव शब्द, लगभग 150 के आसपास होंगे, हो सकता है थोड़े से कम भी हो, मैंने गिने नहीं, लेकिन लगभग 150 के आसपास है तत्सम तद्भव शब्द आपके यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए इस नियम से संबंधित। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लिख लिख के तैयार करना है। अब जैसा हम लोगों ने देखा था कि इन नियमों में से कुछ नियम तो ऐसे हैं जो हमेशा काम करते हैं और कुछ नियम ऐसे हैं जो 90 to 95% केस में काम करते हैं, लेकिन उनके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो वो अपवाद क्या है, तो इस नियम का अपवाद देख लेते हैं हम लोग। नियम का अपवाद, नियम क्या था, नियम ये था कि अगर आधा व्यंजन इस्तेमाल हुआ है तो वो शब्द सदैव कैसा होगा, तत्सम होगा। तो यहाँ पर अपवाद का मतलब क्या है, अपवाद है वो शब्द जिनमें आधा व्यंजन इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी वो तत्सम नहीं है। तो वो शब्द जो आधा व्यंजन इस्तेमाल होने के बाद भी तद्भव है वो इस नियम पे क्या हो गए, अपवाद हो गए। जैसे हमारे पास पहला है अड्डा, आधा व्यंजन इस्तेमाल हुआ है लेकिन फिर भी ये क्या होता है, तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है अट्टा। अच्छा जो शब्द है इसमें आधा चा इस्तेमाल हुआ है फिर भी ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, अच्छ। ऐसे ही उजड, उजड का तत्सम क्या होता है, उज्जड। इच्छा का होता है ईप्सा, कुत्ता भी इसका अपवाद है, आधा ता इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये तद्भव है और कुक्कुर इसका हो गया। ऐसे ही किल्लौल,
कन्नौज, कन्नौज का तत्सम कान्यकुब्ज होता है। कुल्हड़, आधा ला इस्तेमाल होने के बावजूद भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है कुल्हड़। चुल्लू का तत्सम चुल्लुक होता है। चूल्हा का चुल्ली भी होता है और चुल्ली भी होता है। ऐसे दम्ब का होता है डिम्ब, पट्टा का होता है पट्ट। रत्ती का होता है रक्तिका। कहीं कहीं किसी किसी किताब में रक्तिका देखने को मिलता है, लेकिन जो रक्तिका है वो सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? रक्तिका। लच्छा का लवगुच्छ। हल्दी का हम लोग शुरुआत में ही देख चुके थे, हल्दी का होता है हरिद्रा। और 11 का एकादश। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्दों में आपका आधा व्यंजन इस्तेमाल हुआ है और उसके बावजूद भी ये कैसे हैं? ये तद्भव शब्द हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इन शब्दों की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा और उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। नियम ध्यान रखने हैं, शब्दों की वर्तनी ध्यान रखनी है। शब्दों की वर्तनी के साथ साथ आपको जो इनके अपवाद हैं वो भी ध्यान रखने हैं। एक अपवाद मैंने जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो मैंने आपको बताया शाप और श्राप का। यानी कि इसमें जो शाप है ये तत्सम है, और जो श्राप है ये क्या है? ये तद्भव है। इसको भी ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे शब्दों को खोज खोज के लेके आते रहेंगे आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। मेहनत मैं करूंगा, तैयारी आपको करनी है, साथ आपको देना है। तो ये हमारा तत्सम तद्भव का पहला वीडियो था। आगे आने वाले वीडियोज में हम इन सभी नियमों को और इन सभी नियमों से बनने वाले जो तत्सम तद्भव शब्द हैं उनको और जो उनके अपवाद हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। कुछ ऐसे शब्द खोज के लाएंगे जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ मेहनत करके इसका फायदा आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।